अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का लास्ट पोर्शन यानी सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 79 को कवर करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं इसमें हम लोग चैप्टर 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 75 तक कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका लास्ट पोर्शन यानी सेक्शन 75A से लेके सेक्शन 79 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 75A क्या कहता है? सेक्शन 75A प्रोविजन परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल और डिजिटल मीन्स, यानी कि इस सेक्शन का जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आखिर कौन से एसेट हैं जो कि बैंक की ट्रांजैक्शन के थ्रू या फिर डिजिटल मीन्स यानी कि जिस तरह के मोबाइल में भी ऐप होती है बैंक की, तो आप उन डिजिटल वेज के थ्रू यानी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू या फिर प्रैक्टिकली मैनुअली बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू कौन से ऐसे एसेट हैं जो कि प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू या डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आप लोग परचेज करेंगे। लीगली ऐसे कौन से एसेट हैं जो कि आप सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं और कैश के थ्रू परचेज नहीं कर सकते। सेक्शन 75A में बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 3 सबसेक्शन है। तो notwithstanding subsection 1 state that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, यानी कि कोई भी कानून जो इस टाइम एग्जिस्ट करता है उसमें इस सेक्शन के से हट के अगर कोई बात की गई है तो इस सेक्शन में जो प्रोविजन ऑफ लॉ डिस्कस की गई है वो प्रिवेल करेगी। एंड ये सेक्शन क्या कहता है? कहता है कि नो पर्सन शैल परचेज क्लाउज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन रुपीज़। मतलब कोई भी पर्सन जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है वो उसे ख़रीद नहीं सकता, नंबर 1। एंड क्लाउज बी एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 मिलियन रुपीज़ अदरवाइज देन बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन और on a bank or through a cross demand draft or a cross pay order or any other cross banking instrument or through digital means showing transfer of amount from one bank account to another bank account. So simple is that subsection 1 जो सेक्शन 75A का है वो ये जनरल रूल डिस्कस करता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करनी है जिसकी मालियत 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा उसने कोई दूसरा एसेट यानी कोई मनकूला जायदाद ख़रीदनी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन रुपीज़ यानी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो लॉ उसे कहता है कि ऐसे एसेट्स उसने परचेज़ करने हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू यानी कि क्रॉस चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या क्रॉस पे ऑर्डर के थ्रू या किसी डिजिटल मीन्स के थ्रू, जिसमें पेमेंट जो है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो। वो बंदा यानी कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई गैर मनकूला जायदाद जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है और गैर मनकूला जायदाद के अलावा कोई दूसरा एसेट यानी कि कोई मनकूला जायदाद आपने कोई ख़रीदनी है जिसकी वाली वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही ख़रीद सकते हो, वो आप कैश के थ्रू नहीं ख़रीद सकते। ये लॉ है। सेक्शन 75A ये बात डिस्कस करता है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है सब सेक्शन 2 पर जाने से पहले ज़रूरी है कि यहाँ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं बैंकिंग चैनल को लिए क्रॉस चेक और ये पे ऑर्डर, क्रॉस पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट डिस्कस किया हुआ है, इसको एक दफ़ा हम लोग डिस्कस कर लें। सो क्रॉस चेक बेसिकली एक ऐसा सेफ्टी चेक होता है जो कि होता ही पेई के नाम पे है कि यानी उसको सिर्फ़ और सिर्फ पेई को ही, मतलब जिसके नाम पे चेक होगा सिर्फ उस चेक की अमाउंट उसी बंदे को मिल सकती है, किसी बेरर ऑफ चेक को नहीं मिल सकती। मतलब जिसके पास चेक है उसको नहीं मिलेगी, जबकि चेक पे जिसके नाम पे वो चेक है, मतलब जो पे ही है चेक पे, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे कोई चेक देता है जिस पे बाकायदा मेरा नाम और डबल क्रॉस में मेरा नाम होगा तो वो एक पेई चेक होगा, क्रॉस चेक होगा। वो सिक्योर चेक होता है जिसमें जो पेई को ही वो अमाउंट जो चेक पे लिखी हुई है मिलती है। तो
एक तो क्रॉस चेक ये होता है। नंबर सेकंड है क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट। सो और क्रॉस पे ऑर्डर, अब ये एक ही चीज़ है। अब ये क्या होता है कि बेसिकली ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक की तरफ से गारंटी होता है पेमेंट की, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इशू किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि बैंक की तरफ से जो एक्चुअल बायर एक्चुअल सेलर होता है प्रॉपर्टी का, उसको कोर्ट कहता है कि आपको जो बायर है अगर वो पे नहीं करेगा तो ये आप ये डिमांड ड्राफ्ट रख लें। इस डिमांड ड्राफ्ट के बलबूते पर आप जो बायर के बैंक अकाउंट से जो उसने एसेट आपसे ख़रीदी है, अगर वो आपको पे ना करे तो ये डिमांड ड्राफ्ट अगर आपके पास होगा तो आप ये दिखाकर उसके बैंक से अमाउंट रिसीव कर सकते हो, यानी अपनी जो प्रॉपर्टी कोई एसेट आपने बेचा है इसकी कंसीडरेशन आप रिसीव कर सकते हो। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब सब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी fair market value means value notified by the board under subsection 4 of section 68 or value fixed by the provincial authority for the purposes of stamp duty whichever is higher। so वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए जब आप लोग मतलब इस सेक्शन में जब आप लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करनी है कि इसकी क्या मालियत है, तो वो होगी या तो वो फेयर मार्केट वैल्यू जो कि सेक्शन 68 के सबसेक्शन 4 के तहत FPR बाय नोटिफिकेशन डिसाइड करे, या वो वैल्यू जो कि प्रोविंशियल अथॉरिटी फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस डिसाइड करे। इन दोनों वैल्यू में से मतलब जो प्रोविंशियल अथॉरिटी डिसाइड करे या फिर जो FPR डिसाइड करे, इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू हायर होगी वही बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। तो कह रहे हैं कि इन केस द ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अंडरटेकन इन द मैनर सब स्पेसिफाइड। अब सबसेक्शन 3 के अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर लॉ ने आपको ऑब्लाइज किया हुआ है कि अगर आपने कोई एसेट जिसकी वैल्यू कोई इमूवेबल एसेट जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, वो या इमूवेबल एसेट के अलावा कोई दूसरा एसेट जिसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, अगर आपने ख़रीदना है तो वो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ही उसकी पेमेंट करनी है। आप डायरेक्ट कैश के थ्रू उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। अगर लॉ ने आपको oblige कर दिया है तो ये आप पर मस्ट है कि आपने इसी तरह ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर आप उस लॉ की ऑब्लिगेशन को वॉलंटरी तौर पर डिसओबे करते हो, नहीं मानते, तो सब सेक्शन 3 में उसके कंसिक्वेंसेस आप क्या बताए गए हैं कि आपको क्या भुगतने पड़ेंगे। तो सब सेक्शन 3 कहता है इन केस द ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अंडरटेकन इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। वो कह रहे हैं कि अगर जो ट्रांजैक्शन है अगर आप सबसेक्शन 1 के तहत नहीं करते, मिसाल के तौर पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट नहीं, कोई दूसरा एसेट है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, वो आप एक पर्सन मिस्टर अली मिस्टर अशफाक से ख़रीद रहे हैं और उन्होंने उनको उनकी सुजुकी ऑल्टो उन्होंने उनसे लेनी है, उसकी वैल्यू है वो 20 लाख है। तो वो उससे कह रहे हैं कि ये अब 10 लाख से ज़्यादा है। वो उसे कहता है कि आप मुझसे कैश ले लो, यानी मिस्टर अली मिस्टर अशफाक को कैश दे रहे हैं, उनसे उनकी सुजुकी आल्टो परचेज़ कर रहे हैं। जबकि लॉ ने कहता था सेक्शन 75 के तहत कि आपने अगर कोई इमूवेबल एसेट के अलावा कोई और एसेट ख़रीदना है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ख़रीदना है, उसकी पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है, आपने डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं करनी। पर वो तो डायरेक्ट कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो अब उसके क्या कंसिक्वेंसेस मिस्टर अली को भुगतने पड़ेंगे, वो क्लाउज ए और बी में बताया गया है। सो पहला वो कह रहे हैं कि सच एसेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंसेस अंडर सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सो वो कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो आपको इन रेलेवेंट सेक्शन के अंदर जो अलाउंसेस अलाउ है ना, वो इस एसेट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप अपनी ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं करते। और मिसाल के तौर पर ये सेक्शन बेसिकली कहते हैं कि जैसे आपको डेप्रिसिएशन मतलब कुछ टाइम के बाद आपके एसेट की वैल्यू कम होती है, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसी तरह अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसमें अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन के ऑपोजिट होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ टाइम के बाद घटती है तो उसमें आप अमोर्टाइजेशन क्लेम कर सकते हो। तो और कुछ एडिशनल अलाउंसेस कुछ इंस्ट्रूमेंट के ख़रीदने पर आपको फर्स्ट टाइम में ही जिस साल में आपने ख़रीदा होता है तो एडिशनल अलाउंसेस की डिडक्शन अलाउ होती है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी जो ये एसेट है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा थी, वो अब आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू उसकी पेमेंट नहीं की बल्कि आपने डायरेक्ट कैश के थ्रू उसकी पेमेंट करके उसे ख़रीदा है, तो अब इस सिचुएशन में आपको ये नुकसान भुगतना पड़ेगा कि आप उस एसेट के मद्दे मुकाबिल जो आपको कुछ डिडक्शन अलाउंसेस यानी लाइक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एडिशनल अलाउंसेस अलाउ थे, वो आप क्लेम नहीं कर सकते।
सेकंड कंसिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा कि सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 76 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एनी गेन ऑन सेल ऑफ सच एसेट। सो कह रहे हैं कि जो अमाउंट आपने बैंक के थ्रू पे नहीं की, आपने डायरेक्ट कैश के थ्रू पे की है। अब सेक्शन 76 के तहत जब आप लोग इस एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हो और सोल्ड आउट करने के टाइम ज़ाहिर सी बात है आपको हर चीज़ के ऊपर गेन टैक्स देना पड़ता है, और गेन टैक्स निकलता है कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करके। तो कह रहे हैं कि अब चूँकि आपने ये कॉस्ट बैंक के थ्रू नहीं, क्योंकि लॉ आपने बैंक के थ्रू आपको अप्लाई किया था कि पे करें, आपने डायरेक्ट कैश के थ्रू पे की है, तो अब कैश के थ्रू पे करने का आपको ये नुकसान होगा कि जब आप उसको बेच रहे हो, गेन कैलकुलेट करते हुए आपको ओवरऑल कंसिडरेशन मतलब जितने में आपने बेचा है उसके ऊपर आपको गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। आप उसकी सेल को यानी जो आपने कैश के थ्रू इसको दिया है वो नहीं आप क्लेम कर सकते। मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर अली ने मिस्टर अशफाक से 20 लाख रुपए में कैश देके गाड़ी खरीदी। हालांकि लॉ ने कहता था कि बैंक के थ्रू खरीदना है जब 10 लाख से ज़्यादा की मालियत का आपने एसेट खरीदना है, इमूवेबल एसेट के अलावा कोई दूसरा एसेट। उन्होंने तो इसी तरह खरीद लिया कैश पेमेंट करके, उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू लॉ को उन्होंने खातर में नहीं रखा, तो अब लॉ भी उन्हें प्रिविलेज नहीं करेगी। तो लॉ ने उनको फिर अब होता ये है कि वो आगे जाके इसी गाड़ी को, इसी सुजुकी आल्टो को 35 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो अब होना तो ये चाहिए था कि 35 लाख माइनस 20 लाख में 15 लाख के ऊपर उनको उनके गेन के ऊपर टैक्स उन्हें पे करना पड़ता। लेकिन ये हुआ कि अब उस बंदे को ओवरऑल 35 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा अगर कोई बनता होगा। तो आप इसको किसी घर के एग्जांपल के साथ भी ले सकते हैं कि इमूवेबल एसेट था, 50 लाख रुपए में उन्होंने ख़रीदा था, अब उन्होंने 70 लाख के अंदर बेच दिया और कैश के थ्रू पेमेंट की थी, जबकि लॉ कहता था कि इतनी मालियत का एसेट जो है वो आपने बैंक के थ्रू खरीदना है, बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट करनी है। तो अब इस सिचुएशन में उसके नुकसान की तलाफ़ी ये नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा कि अब उन्हें टोटल 70 लाख के ऊपर ही गेन टैक्स देना पड़ेगा। जब उसे बेचेंगे वो 70 माइनस 50 20 के ऊपर गेन टैक्स उनका नहीं बनेगा। सो ये आपके पास सेक्शन 75 था। अब चलते हैं सेक्शन 76 की तरफ। सेक्शन 76 है कॉस्ट। इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि एसेट की कॉस्ट को किन पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि एसेट की कितनी कॉस्ट बनती है। सो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस दिस सेक्शन शैल एस्टेब्लिश द कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सो कह रहे हैं कि except as otherwise provided in this ordinance this section shall establish ओके। वो कह रहे हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो एसेट की कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन की जाती है जो सेक्शन 76 के अंदर बताया गया है, और अगर इससे हट के कहीं कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए गए हैं तो फिर उस टाइम उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। सो क्या किस तरह उसकी कॉस्ट एसेट की डिसाइड की जाती है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, यानी सबसेक्शन 3 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए द कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज बाय अ पर्सन शैल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स नेमली। तो क्या कहना चाह रहे हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 यानी सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए द कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज बाय अ पर्सन शेल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स नेमली। सो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने कोई एसेट परचेज किया है तो उसके एसेट की कॉस्ट जो है ये इन फॉलोइंग अमाउंट्स का सम यानी मिक्सचर कंसीडर की जाएगी। नंबर 1, the total consideration given by the person for the asset including the fair market value of any consideration in kind determined at the time the asset is acquired। मतलब जितनी मालियत में उसने वो एसेट ख़रीदा है जो उसकी कंसिडरेशन उसने पे की है, एक तो उसकी एसेट की वैल्यू में वो कंसिडरेशन शामिल होगी, और अगर उसने कोई पैसे नहीं कोई चीज़ बदले में दे के वो एसेट ख़रीदा है तो जो उस चीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उस एसेट की वैल्यू कंसीडर होगी, प्लस एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द पर्सन इन इंक्वायरी। इसी तरह वो कह रहे हैं इस एसेट को एक्वायर करने में, डिस्पोज ऑफ करने में कोई उसका कोई और रेलेवेंट खर्चा लगा है तो वो भी उस एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा, प्लस एनी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द पर्सन। इसी तरह उस एसेट को चेंज करने में, उसको इम्प्रूव करने में कोई खर्चा वगैरह आया है तो वो भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। सो सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहें
कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो है वो बेसिकली इन तीन चीज़ों का एज पर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 76 कॉस्ट ऑफ एन एसेट बेसिकली इन तीन चीज़ों का मिक्सचर है। नंबर वन तो ये कि जितनी आपने कंसिडरेशन पे की है उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, प्लस के जितना आपको उस एसेट को एक्वायर करने में कोई आपका और रेलेवेंट इंसिडेंटल खर्चा लग गया है। थर्ड ये कि उस एसेट को जो आपने एक्वायर किया है उसको रेनोवेट करने में, इम्प्रूव करने में, उसमें चेंजिंग लाने में कोई खर्चा लग गया है, तो इन सब का जो सम होगा, मिक्सचर होगा, वो बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट होगी। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सो एग्जांपल इसके बारे में आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने एक घर खरीदा और उस घर को उसने अपने नाम पे उस घर को उसने ख़रीदा 50 लाख में। उसकी रजिस्ट्री करवाई उसने 50 लाख का, आप 10% निकाल लें, 50 वैसे तो 6% होती है रजिस्ट्री आप, लेकिन उसका 10% निकाल लें कि उसने 10% उसी अमाउंट की उस पर रजिस्ट्री पे लग गए, यानी कि 5 लाख जो है उसके जो है रजिस्ट्री पे लग गए। गालबन 50 लाख का 10% जो है वो मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, हाँ मेरे ख्याल से 5 लाख ही बनेगा ना, तो 50 लाख जमा 5 लाख हो गया। अब इसी तरह जो है वो 15 लाख में जो है उसको वो अच्छी कंडीशन में नहीं था घर, उसकी पेंटिंग में, उसकी रेनोवेशन में, उसमें कुछ एडिशन करने में, उसके साथ कोई पार्क वगैरह जो है लगाने में, और उसके जो आउटलेट साथ में लगाने के, यानी कि गेस्ट हाउस साथ में बनाने में, उसके बजाय उसके कुछ और एक्सपेंसेस लग गए, 15 लाख रुपए तक ना उसके और एक्सपेंसेस लग गए। तो 15 + 5 जमा 50 70 लाख का जो है वो अब ये एसेट की कॉस्ट जो है वो ये नहीं कंसीडर होगी उसने 50 लाख में खरीदा, बल्कि जो उस पर खर्चे एक्स्ट्रा लग गए और जो उसको रेनोवेशन कराने में लग गए वो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में कंसीडर चीज़ें फॉल करेंगी। आई होप सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 76 क्लियर हो गया होगा। मेरे पर शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर अंडर क्लाउज बी एंड सी दैट हैज़ बीन फुली अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो खर्चे जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर ऐसा डिडक्शन अलाउ हैं तो वो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 3, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ट्रीटेड एज एक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 75 शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमाइंड एट द डेट इट इज़ अप्लाइड टू अ बिजनेस यूज़। तो सेक्शन 75 के सबसेक्शन 6 में बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे ही कोई एसेट आप पर्सनल पर्पसेस से अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो जो उस टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है एसेट की, जिस टाइम उसे यूज़ करना शुरू करते हैं, स्विच करते हैं उसको पर्सनल यूजेस से बिज़नेस यूज़ के लिए, तो जो उस टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है उस एसेट की, उसके यूज़ को स्विच करने के टाइम वही बेसिकली उस एसेट की कॉस्ट कंसीडर होगी। तो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, वो कहता है द कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्टेड बाय अ पर्सन। मतलब अगर कोई एसेट, कोई जायदाद जो कि कोई किसी पर्सन ने उसको खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, प्रोड्यूस किया, मतलब उसको खुद से उसने डेवलप किया है, तो उस डेवलप्ड एसेट की जो मालियत है वो कितनी वो क्या होगी, एज़ पर लॉ उस डेवलप एसेट की मालियत कितनी होगी। तो कह रहे वो होगी शेल बी द टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड बाय द पर्सन प्रोड्यूसिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द एसेट प्लस एनी एक्सपेंडिचर रेफर टू इन क्लाउज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 2 इंक्योर्ड बाय द पर्सन। मतलब कि सिंपल है कि अगर कोई डेवलप एसेट है उसकी कॉस्ट आपने अंदाज़ा लगाना है, हिसाब लगाना है कि उस कंस्ट्रक्टेड एसेट की कितनी मालियत है, तो वो कह रहे हैं कि उसकी इतनी मालियत है कि नंबर 1 तो ये कि जो भी आपका खर्चा आया है उसको कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन में जितना खर्चा आया है वो, प्लस ये कि क्लाउज बी और सी के अंदर जो खर्चे आपके आए हैं सबसेक्शन 2 के तहत वो, यानी कि वो खर्चे जो कि उसको उसी एसेट से रिलेटेड जो ही और आपके इंसिडेंटल खर्चे वगैरह आ गए, सारी सी बात है, आपने उसको कर लिया है, उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो आगे आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाएंगे, तो अपनी ओनरशिप में लेकर आएंगे, पेपर वर्क करेंगे, तो उसमें कोई आपके खर्चा आ गया, प्लस जो है उसकी अल्ट्रेशन और रेनोवेशन में जो आपका कोई खर्चा वगैरह आ जाएगा, ये सारे खर्चों का मिक्सचर सम जो है वो बेसिकली इस कंस्ट्रक्टेड एसेट की टोटल मालियत होगी।
नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 5, वो कह रहे हैं कि वेयर एन एसेट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय अ पर्सन विद अ लोन डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी एंड बिफोर फुल एंड फाइनल रीपेमेंट ऑफ द लोन देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन अंडर द लोन एज एक्सप्रेस्ड इन द रुपी, द अमाउंट विच द लाइबिलिटी इज इंक्रीज और रिड्यूस शैल बी एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज द केस में बी। कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट आपने लोन की मदद से हासिल किया है, बनाया है, जो कि फ़ॉरेन करेंसी में है, और अभी उस लोन की आपने मुकम्मल तौर पर आखिरी पेमेंट नहीं की, कि क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी में इजाफ़ा हो जाता है या कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन हो गई है फ़ॉरेन करेंसी के रेट में। अब जो ये अमाउंट जो है वो बढ़ी है या कम हुई है, वही आपके एसेट की कॉस्ट में से ऐड हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, और जो लास्ट में नेट गेन आपको रिज़ल्ट आएगा वही आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट होगी। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने फ़ॉरेन करेंसी यानी यूएसडी डॉलर में लोन लेके एक घर बनाया। उस टाइम जो डॉलर का रेट था 280 रुपीज़ था, और उसने जितना लोन लेके घर बनाया वो उसका जो है वो आप फ़र्ज़ कर लें कि 28 लाख रुपए का घर उसका बना। अब होता क्या है कि एकदम सडनली डॉलर का रेट बढ़ जाता है, $1 300 रुपये का हो जाता है, तो वही जो उसकी लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है इस फ़ॉरेन करेंसी के रेट के फ्लक्चुएट होने की वजह से। वही जो है उसकी लायबिलिटी हो जाती है 30 लाख। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक्चुअल जो उसकी लायबिलिटी थी और जो अवमानियत हो गई है उसका 2 लाख का एडिशन हो, सॉरी, हाँ 2 लाख का एडिशन हो जाएगा, तो अब उस पर जो एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो 30 लाख की उसने रीपेमेंट करनी होगी, ना कि 28 लाख की, और वही उस एसेट की कॉस्ट होगी। एक्सप्लेनेशन है कि डिफरेंस इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन द ईयर ऑफ द अकरेंस फॉर द पर्पस ऑफ द डेप्रिसिएशन। सो वो कह रहे हैं कि अगर फॉरेन करेंसी के रेट में कोई आगे पीछे हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाती है, जिस साल के अंदर ऐसा हो रहा है, ये डिफरेंस जो आएगा वो बेसिकली डिप्रिसिएशन के क्लेम करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर वही डॉलर जो है वो 260 रुपये का हो जाता, तो वो 2,60,000 का हो जाता, तो वही इसकी लायबिलिटी जो है वो 28 लाख से 26 लाख हो जाती। लेकिन अब चूँकि वो बढ़ गया था तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। अब हमारे पास आ जाता है कि सबसेक्शन 6 कहता है कि इन डिटरमाइनिंग वेदर द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज और डिक्रीज फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 5 एंड अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ द पर्सन पोजीशन अंडर एनी हेज एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द लोन। वो कह रहे हैं कि अपनी अ, इस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, मतलब ये जो उसकी लायबिलिटी उस बंदे की सबसेक्शन 5 में फ़ॉरेन करेंसी के रेट के फ्लक्चुएट करने की वजह से एकदम सडनली बढ़ रही है या कम हो रही है, इस चीज़ को, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए उसके पास जो रेमेडी है वो है हेज एग्रीमेंट। वो हेजिंग एग्रीमेंट कर सकता है। हेज बेसिकली इस तरह की इसका वर्ड होता है बाड़ लगाना, यानी कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देना, तो वो एक रेजिस्टेंस एग्रीमेंट टाइप कर लेता है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे जो है उस बंदे ने लोन लिया है, जिसने प्रॉपर्टी बनाई है, वो दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो एग्रीमेंट कर लेते हैं इस ज़मन के हवाले से कि अगर जो है वो एकदम से ये फ़ॉरेन करेंसी का रेट फ्लक्चुएट किया, इंक्रीज़ किया, तो जो उसकी लायबिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि जैसे डॉलर पहली एग्जांपल में 300 रुपये का हो गया था 280 से, तो उसकी जो है वो लायबिलिटी हो गई थी, कॉस्ट ऑफ द एसेट 30 लाख हो गई थी, तो उसके ऊपर भी इतनी ही रीपेमेंट ऑफ लोन की लायबिलिटी हो गई थी। तो वो ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज के वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं कि अब उसका जो डिफरेंस है वो हेज एग्रीमेंट के तहत जो वो है वो इसे देगा, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और अगर जो है वो वैल्यू कम बढ़ जाती है तो वही डिफरेंस आगे ये बंदा जो है, यानी ये जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो उनको देगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। तो इस तरह इनके ना उसके ऊपर बर्डन पड़ता है और ना इनके ऊपर बर्डन पड़ता है। जो एक्चुअल वैल्यू थी यानी 28 लाख वही रहती है। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 7 कहने के वेयर पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज बाय अ पर्सन, द कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी apportioned between the part of the asset retained and the part disposed of in accordance with the respective fair market value determined at the time the person acquired the asset। वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन फुल एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं करता बल्कि उसका कोई पोर्शन जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देता है, सेल कर देता है,
तो अब इस सिचुएशन में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ द एसेट की डिटर्मिनेशन किस तरह करनी है, इस तरह करनी है कि हम लोगों ने जिस टाइम वो एसेट एक्वायर किया था, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, उसको हम अप्रिशिएट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उस इस तरह कि जो जिस टाइम वो एसेट एक्वायर हुआ था उस टाइम जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, अब जो कि इसने उसको हम डिवाइड कर देंगे उस तरह कि जितनी रिटेन एसेट की वैल्यू है उसमें और जितना उसने डिस्पोज कर दिया इसमें। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जो है वो 10 लाख का एक एसेट खरीदा था। अब उसमें से जो है वो 30% उसका बेच दिया है। तो अगर हम 10 लाख का 30% निकालें तो वो 3 लाख बनता है। तो 3 लाख जो है वो डिस्पोज एसेट की वैल्यू होगी और रिटेन एसेट की जो है वो कॉस्ट वैल्यू जो है वो कंसीडर होगी 7 लाख। सो अब हमारे पास आ जाता है कि वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय पर्सन इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि किसी पर्सन ने कोई एसेट एक्वायर किया है और इसके बदले में उसने कोई टैक्स वगैरह भी पे किया है, यानी उसको जो जिस तरह उसने एक्वायर किया है वो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है। तो अभी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ द एसेट में जो उसने अमाउंट उस पर उसने पे किया है वो प्लस जितना उसने उसके मसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई एसेट एक्वायर किया है, उसके ऊपर साथ में आपने उसको एक्वायर करने के ऊपर टैक्स भी पे किया है। तो इस सिचुएशन में जो उस एसेट की वैल्यू है वो पेड टैक्स प्लस जो आपने अमाउंट पे की है उसको परचेज करने के लिए वो होगी। सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट जो आपने पे परचेज करने के लिए पे की है वही नहीं होगी, प्लस जो आपने टैक्स ऊपर पे किया है ना उसको एक्वायर करने के लिए वो भी आपके एसेट की वैल्यू ही कंसीडर होगी। फिर उसके बाद सबसेक्शन 10 कहता है द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट सब्सिडी रिलेट कमीशन और एनी अदर असिस्टेंस other than a loan repayable with or without profit received or receivable by a person in respect of the acquisition of the asset। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट वाली लाइन है उसे और एक्सेप्ट वाले पॉइंट को आप ज़रा स्किप करें और रूल पर डिस्कस करें। वो कह रहे हैं कि जब भी आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं और उसके बदले में आपको कोई सब्सिडी, कोई कमीशन, कोई रिबेट, कोई ग्रांट, कोई मुनाफा वगैरह, कोई असिस्टेंस वगैरह मिलती है, मतलब आपको कहा जाता है कि जैसे मेजॉरिटी टाइम ये होता है प्रॉपर्टी के वर्क में, ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही होती तो प्रॉपर्टी डीलर उसे मार्चा करके बेच देते हैं, या किसी बंदे ने फौरी तौर पर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है और उसको दूसरा पार्टी जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, उसके पास कोई एसेट होता है, तो उसे कहते हैं कि इतनी मालियत की आप हमसे प्रॉपर्टी ले लें, बाकी आप हमसे हमारी या तो ये फ़लाँ गाड़ी ले लें या फिर जो है वो हमारा कोई प्लाट ले लें या फिर हमारा जो है वो घर ले लें। कोई छोटी सी उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, इसे का जो है वो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ में और प्रॉपर्टी की वर्किंग की ज़ुबान में जो है वो मार्चा करना कहते हैं। तो वो उसको प्रॉपर्टी के साथ आप देख सकते हैं एक तरह की कोई ग्रांट मिल गई। तो अब जो उसे ये साथ में मिली है ये प्रॉपर्टी के साथ ये चीज़ें, वो कह रहे हैं कि वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में ये चीज़ें शामिल नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होती हैं, चाहे कि अदर देन अ लोन रीपेबल विदाउट प्रॉफिट। यानी अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, लोन पे खरीदी है कि भाई मैं विद प्रॉफिट यानी ये लोन की अमाउंट भी चुकाऊंगा, विद इंटरेस्ट दूंगा या बगैर इंटरेस्ट के उसने कहा कि ये मैं आपको पे करूंगा, तो ये तो कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब उसने कुछ पैसे पे कर दिए हैं, कुछ वो कहता है कि मैं आपको बाद में पे करूंगा, तो वो तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होगी। लेकिन जो उसके साथ आपको मार्चा करके कोई प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट हो गया, आप इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, पहले आप जरा इसी सबसेक्शन पे गौर करें। वगैरह एक्सेप्ट टू विच अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, प्लस वो अमाउंट जो कि जिसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस टैक्स नहीं लगना, वो अमाउंट भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में नहीं आती। तो बेसिकली सबसेक्शन 10 ये कह रहा है कि जब आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो, उस एसेट को एक्वायर करने के टाइम आपको कोई कमीशन, कोई सब्सिडी, ग्रांट वगैरह मिल रही है, जैसे मार्चे के अंदर प्रॉपर्टी के साथ खरीदते हुए प्रॉपर्टी प्लस पैसे मिल जाते हैं, तो जो पैसे हैं वही कॉस्ट ऑफ द एसेट में आएंगे। वो जो मार्चे में आपको प्रॉपर्टी आ गई है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर शामिल नहीं होगी। प्लस वो अमाउंट जो कि जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता, वो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट की वैल्यू को डिसाइड करते हुए वो भी शामिल नहीं होगी।
लेकिन अगर आपने कोई लोन के थ्रू जायदाद खरीदी है और आप कहते हो कि ये लोन आगे मैं फ्यूचर में पे करूँगा विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, तो वो कॉस्ट ऑफ द एसेट को वैल्यू को निकालते हुए वो चीज़ें जो है कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होंगी। अब मैं आपको इसको एग्जांपल समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि मिस्टर अली हैं, उनके पास एक घर है, उन्होंने मार्केट में सेल के लिए लगाया। अब उन वो घर जो है वो करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं और इतना कैश किसी भी बंदे के पास नहीं होता। ये बात उड़ते-उड़ते मिस्टर शॉप को भी पता चलती है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे ये एसेट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह करें कि आप मुझसे 50 लाख ले लें। 10 लाख का वो कहते हैं मेरा प्लॉट ले लें। मतलब 50 लाख को कहते हैं आप मुझसे कैश ले लें। 10 लाख का वो कहते हैं आप मुझसे प्लॉट ले लें। मेरे पास एक प्लॉट है। और उसके अलावा 20 लाख की वो उसे कहते हैं कि आप मेरे पास गाड़ी ले लें। 80 हो गए। 20 लाख वो कहते हैं कि आप ये मुझसे मैं आपको पे करता रहूँगा। इसके लिए उन्होंने चेक लिख कर दे दिए। अब इस सिचुएशन के अंदर जो उन्होंने इनके साथ मार्चे में अपनी गाड़ी और जो प्लॉट का निकाला है ना, वो उस जो मिस्टर शाह के पास प्रॉपर्टी आई है उस कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो चेक है ना उन्होंने उसके साथ किए हुए हैं, यानी 50 पे किए हुए हैं और 20 वाला मैंने आपको चेक खोले, वो उन्होंने कहा है कि मैं आपको पे करूँगा आगे। ये आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया है, मतलब मैं आपका इंडेप्टेड हूँ और उस इंडेप्टेड की गारंटी में ही उन्होंने उसे चेक दिए हैं, यानी लोन टाइप ही हो गया। तो फिर ये अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में आएगी। यानी इस टाइम जो उन्होंने एसेट खरीदा है मिस्टर अली से मिस्टर अशफाक ने, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 70 लाख है, करोड़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सॉरी, ये एग्जांपल में थोड़ा सा मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन ही ठीक नहीं की। इस सबसेक्शन 10 को एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो उस बंदे को वो एसेट एक्वायर करने के दौरान जो है वो कोई असिस्टेंस, कोई कमीशन वगैरह मिली है, तो वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल नहीं होगी। ये नहीं है कि वो पे कर रहा है। तो आप इसी एग्जांपल को अगर थोड़ा सा डाइवर्ट कर लें, तो ये कर लें कि अगर मिस्टर अली ने ही मिस्टर शाह को ऑफर की है कि आप मुझसे ये एसेट ले लें और इसमें साथ में आपको ये फलां चीज़ भी पे करूँगा। मतलब उन्होंने कहा है कि आप ये एसेट ले लें। मतलब उन्होंने आप ये इस तरह एग्जाम्पल है कि मिस्टर अली के पास जो है वो घर है और उन्हें जो है वो 70 लाख की ज़रूरत है। घर जो है वो की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 50 लाख है और वो मिस्टर शॉप से कहते हैं कि आप जो है मुझसे घर ले लें। अब वो उनसे घर खरीद रहा है। वो उसे कहता है कि मुझे तो 70 लाख की ज़रूरत है। तो अब वो साथ में उससे कहता है कि आप ना डील बना लें मेरे साथ, ये मैं आपको साथ में अपनी गाड़ी भी दूँगा। तो वो भी मुझसे ले लेते हैं। अब ये तो इस एसेट के साथ उसे सब्सिडी और कमीशन वगैरह टाइम मिल रही है, जैसे कर रहा है। तो अब वो जो है वो एसेट की वैल्यू में जो उन्होंने एक्वायर किया है वो 50 लाख ही कंसीडर होगा और 70 लाख ही कंसीडर नहीं होगा। सो आई होप ये पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा। और बाकी ये लोन वाली एग्जाम्पल को भी अगर दूसरे एग्जाम्पल से कर लेंगे, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई वो करोड़ में बेचना चाहता था, उनके पास अभी करोड़ रुपया नहीं था, उन्होंने 50 लाख रुपए पे कर दिए। 50 में उनके साथ चेक बना लिए, यानी उनका मैं आपका इंडेप्टेड हूँ, ये मतलब लोन मैंने आपको पे करना है, मतलब ये अमाउंट मैंने आपको क्लियर करनी है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर उस एसेट की करंट वैल्यू जो है वो करोड़ पे ही कंसीडर होगी, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपने उसको एक्वायर करने के लिए दिए और प्लस लोन की अमाउंट जो आपने पे करनी है उसको एक्वायर करने में, वो भी एसेट की वैल्यू में शामिल होगी। सो आई होप इस सबसेक्शन 10 जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल था। तो कह रहे हैं नोट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन द बोर्ड में प्रिस्क्राइब रूल फॉर। इसी तरह वो कह रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी जो है एफटीआर के पास है, वो बना सकती है, वो बनाएगी भी। सेक्शन 77 जो कहता है कंसिडरेशन रिसीव। सो पहले हम लोग ये देख सेक्शन 76 के अंदर हम ये पढ़कर आए हैं कि जो एसिड आप एक्वायर कर रहे हो उस एक्वायर्ड एसिड की कॉस्ट बेसिकली लॉ में क्या
किस तरह आप लोग डिटरमाइन करोगे कि वो जो एसेट आपने एक्वायर किया है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उसकी मालियत कितनी है, उसको डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर जो है सेक्शन 76 के अंदर बताए गए थे। अब सेक्शन 76 ये कहता है कि जो आपने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है उसकी कंसिड्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब उसकी कंसिड्रेशन आपने कितनी आपको एक्चुअली तौर पर जो मतलब सेक्शन 76 में आप ये देख लें कि जो बायर ने एसेट एक्वायर किया है, अब उसके पास वो जो एसेट आया है वो कितनी मालियत का है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमें बेसिकली यही पता होना चाहिए कि जो असासा जात हैं टैक्स पेयर के पास उसकी कितनी वैल्यू है, या जो सासा जात है किसी टैक्स पेयर ने बेचे हैं तो उसकी कितनी मालियत है, ताकि उन्हें टैक्स लगाने में आसानी हो सके, पता चल सके कि इस पर कौन सी कितनी स्लैब पे किस परसेंटेज पर टैक्स लगना है। तो सेक्शन 76 बेसिकली ये बता रहा था कि जो आपने एसेट एक्वायर किया है उस एसेट एक्वायर्ड एसेट की कॉस्ट कितनी किन के पैरामीटर्स बताए गए थे डिसाइड करने के लिए कि उस एसेट की क्या वैल्यू होगी। और सेक्शन 76 आपको ये बता रहा है कि जो एसेट अब आपने टैक्स पेयर ने बेच दिया है तो उसे उसको बेचने के मुतल्लिक़ कितनी कंसिड्रेशन रिसीव्ड हुई है, लॉ की सेंस में कितनी आप उसकी कंसिड्रेशन उस कंसीडर करोगे फॉर द टैक्स पर्पसेस। मतलब कंसिड्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि हम जो एसेट वो बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर देता है सेलर टैक्स पेयर, उस एसेट की क्या कंसिड्रेशन जो है वो कंसीडर की जाती है। सो कह रहे हैं कि द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट शेल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन फॉर द एसेट और फॉर द फेयर मार्केट वैल्यू देयरऑफ व्हिच इज एवर हायर इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द डिस्पोजल। सो कह रहे हैं कि जब एक पर्सन ने एसेट डिस्पोज ऑफ किया, उसको डिस्पोज ऑफ करने के टाइम जो उसे पैसे मिले वो प्लस जो है उसकी वो और इसके कंट्रास्ट में जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की जो उसने डिस्पोज ऑफ किया चल रही थी, उन दोनों अमाउंट में से जो हायर होगी बेसिकली वही कंसीडर की जाएगी उस डिस्पोज एसेट की कंसीडरेशन, यानी टैक्स पर्पसेस के लिए हम उसी अमाउंट को ही कंसीडर करेंगे। प्लस उन्होंने साथ में इसमें ये भी एक एडिशन कर दिया है इसी सब सेक्शन 1 में कि अगर उसने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है लेकिन पैसे लेके नहीं किया, कोई किसी चीज़ के बदले में डिस्पोज ऑफ किया है, यानी प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दी है, तो जो उसने चीज़ ली है उसके बदले में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है डिस्पोजल के टाइम पे वो या जो एक्चुअल वो कंसीडर होगी उसकी कंसीडरेशन। सो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जितने में डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है या जो आपने जिसके बदले में उसको डिस्पोज ऑफ किया है, उस एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जो चीज़ हायर वैल्यू जिसकी होगी वही बेसिकली उस डिस्पोज एसेट की कंसीडरेशन कंसीडर की जाएगी। मतलब हम इसको भी एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने 80 लाख का घर है 70 लाख में बेच दिया, 80 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब FPR ने जब उस पर टैक्स लगाना है तो उन्होंने 80 लाख की मालिक के ऊपर ही टैक्स लगाना है, उन्होंने 70 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है उन्हें डाउट हो कि इसने टैक्स से बचने की खातिर कम मालियत का शो कर रहा है या कम मालियत में बेचा है। Subsection 2, where an asset has been lost or destroyed by a person, the consideration received for the asset shall include any compensation, indemnity or damages received by the person under insurance policy, indemnity or other agreement, settlement or judicial decision. तो subsection 2 ये कहता है कि अगर कोई एसेट किसी पर्सन ने गुमा दिया है या उसका किसी दूसरे पर्सन ने उसका एसेट या तो लॉस्ट कर दिया, गुमा दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब इस सिचुएशन में जो उस एसेट की कंसिडरेशन जो उसको रिसीव हुई है वो उसमें क्या चीज़ें, मतलब अब इस सिचुएशन में जो उस कि जिसका एसेट, जिस बंदे का एसेट यानी डैमेज कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लॉस्ट करवा दिया गया, तो उसको उस एसेट की जो कंसिडरेशन मिली है, ऐसे एसेट की कंसिडरेशन बेसिकली कंसीडर होगी सम ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। क्या यानी वो होगी वो कंपनसेशन और जो डैमेजेस और इंडेमनिटी उस बंदे को मिले हैं किसी सेटलमेंट, जुडिशल डिसीजन या फिर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडेमनिटी और अदर एग्रीमेंट के तहत जो उसको कंपनसेशन डैमेजेस वगैरह मिले हैं ना, बेसिकली वही उसकी एसेट की वैल्यू कंसीडर होगी। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो एग्जांपल यहाँ पर ये है कि अगर एक पर्सन के पास कोई एंटीक पियानो है जो कि अब उस कंपनी के मॉडल या नहीं, ठीक है, किसी पर्सन के पास कोई एंटीक पीस ऑफ ज्वेलरी है जो कि अब बनती नहीं,
इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि किसी पर्सन के पास एक एंटीक पेंटिंग है जिसकी पेंटर की जो है वो अब डेथ हो चुकी है। वो उसके पास एंटीक पेंटिंग है, अब वो पेंटर तो उसकी डेथ हो चुकी है, अब ज़ाहिर सी बात है उसे दोबारा उस नुकसान की तलाफ़ी हो भी नहीं सकती उसके, अगर उसकी पेंटिंग को कोई लॉस्ट कर दे। और उसने अपनी पेंटिंग किसी एग्ज़िबिशन में जस्ट एग्ज़िबिट करने के लिए दी थी, और बाद में एग्ज़िबिशन अथॉरिटी से उसकी पेंटिंग जो है वो गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो अब चूँकि वो एंटीक पेंटिंग थी, वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंपनसेशन का दावा करता है इनके अगेंस्ट कोर्ट में, और उसकी सेटलमेंट हो जाती है। कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है कि अब ये जो है इसका अनबेरेबल लॉस है इस पर्सन का, और मॉनेटरी रिलीफ भी सेटिस्फैक्टरी रिलीफ नहीं है, लेकिन चलें ये कंपनसेशन क्लेम कर रहा है, तो आप लोग इसे जो है वो फ़र्ज़ कर लें वो पेंटिंग जो है वो लिवेंड्रो डी विंची की थी, जो कि जिन्होंने मोनालिसा की भी पेंटिंग बनाई, यानी जो बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, उस बंदे के पास वो पेंटिंग थी तो उसकी लॉस्ट हो गई है। अब वो उसने दावा किया है केस में, कोर्ट कहता है कि भाई आप इसके बदले में से 50 लाख रुपए जो है वो पे करें, जो एग्जीबिशन डिपार्टमेंट था जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी लॉस्ट की। तो अब वो उसको जो उसको 50 लाख रुपए मिले हैं उस पेंटिंग के बदले में, वही बेसिकली इसकी कंसीडरेशन है इस प्रॉपर्टी की, जिसको किसी ये एग्जीबिशन वालों ने लॉस्ट कर दिया। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, वो कह रहे हैं द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर एन एसेट ट्रीटेड एज डिस्पोजल ऑफ एन अंडर सबसेक्शन 3 और 3 ऑफ सेक्शन शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमाइंड एट द टाइम इट्स अप्लाइड टू द पर्सनल यूज और डिस्ट्रक्टेड और सीज टू यूज्ड इन बिजनेस एज द केस में बी। सो कह रहे हैं कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 3 और 3 के तहत जब आप कोई अपना एसेट जो है जो कि बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा था, आप उसे उस बिज़नेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो जो उस टाइम पे अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की, जब आपने उसे स्विच किया है उसका यूज़ बिज़नेस से पर्सनल पर्पस के लिए, वही बेसिकली उस एसेट की कंसिडरेशन रिसीव होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लैपटॉप था जो कि आपके बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, अब आपने उसको अपने घर में ले आए हैं और घर वाले उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उस टाइम उस लैपटॉप की वैल्यू जो है वो चूँकि वो यूज़ हो रहा था तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हो गई थी, काफ़ी उसकी वैल्यू कम हो गई थी। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो 70,000 का था, उस टाइम उसकी वैल्यू मार्केट में ये थी, तो अब वो जब आपके घर में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है तो अब भी वो 70,000 का ही है, उसकी कंसिडरेशन यही कंसीडर होगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, वो कह रहे थे कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ शेड्यूल्ड बैंक Subsection 4. The consideration received by a scheduled bank, financial institution, Mudarba, leasing company approved by the commissioner hereafter referred to as a leasing company in respect of an asset leased by the company to another person shall be the residual value received by the leasing company on the maturity of the lease agreement, subject to the condition that the residual value plus the amount realized during the term of the lease towards the cost of the asset is not less than original cost of the asset. So basically यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई एसेट दिया है लीजिंग कंपनी ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, शेड्यूल्ड बैंक ने किसी पर्सन को, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उस एसेट की जो कि लीजिंग कंपनी ने दिया है, उस एसेट की जो कंसिडरेशन होती है जो उन्होंने रिसीव की है उसको देने के बाद किसी पर्सन को, वो बेसिकली होती है उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू बच जाती है ना, वही उस एसेट की, मतलब लीज़ एग्रीमेंट के मैच्योर होने के बाद जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू बच गई है उस एसेट की, वही बेसिकली उसकी कंसिडरेशन कंसीडर होती है। लेकिन वो तब उसकी कंसिडरेशन कंसीडर होती है जब ये एक कंडीशन पूरी हो जाए, और वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि जो रेजिडुअल वैल्यू बच गई है प्लस जो आपने लीज़ एग्रीमेंट के दौरान जो अमाउंट दे दी है इन्हीं लीजिंग कंपनी को, वो अमाउंट अगर मिल के एक्चुअल जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है अगर उससे कम ना हो, तो ही जो है जो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट है वो जो है उसकी कंसिडरेशन कंसीडर होती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने बैंक से गाड़ी ली लीज़ के ऊपर 20 लाख रुपए की, और अब उस मद में इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो जो है 2 लाख रुपए बच गई है, और 18 लाख रुपया जो है वो उस लीज़ एग्रीमेंट के दौरान पे कर चुका है।
एक्चुअल उसकी कॉस्ट जो है वो आपको पता है 20 लाख रुपए है। अब आप देखें कि उसकी लीज़ एग्रीमेंट के मैच्योर के टाइम जो उसकी 2 लाख रह गई है, प्लस लीज़ एग्रीमेंट के टाइम पीरियड के दौरान उसने रियलाइजेशन में 18 लाख रुपए तो पे कर दिए हैं, तो 18 प्लस 2 लाख जो है वो 20 लाख ही हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू यानी 20 लाख के बराबर ही है, उससे कम नहीं है। तो इसीलिए जो अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी कि 2 लाख रुपए रह गई है, वही बेसिकली इसकी एक्चुअल कंसीडरेशन उस गाड़ी की कंसीडर होगी। आई होप ये आपको सबसेक्शन 4 भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 की तरफ। वो कहते हैं कि जब where two or more assets are disposed by a person in a single transaction and the consideration received for such asset is not specified, the total consideration received by the person shall be shared among the asset disposed of in a portion of respective argument determined at the time of the transaction। वो कहते हैं कि जिस पर्सन ने एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए और अब इस टाइम उनकी जो है वो ये नहीं डिटरमाइंड कि किसके बदले में कितनी कंसिडरेशन रिसीव की है, ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो अब जो टोटल कंसिडरेशन उसने रिसीव की है वो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप लोग डिटरमाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन ने एक ही ट्रांजैक्शन में अपना प्लॉट भी बेच दिया, अपना घर भी बेच दिया, अपनी गाड़ी भी बेच दी किसी पार्टी को करोड़ पे में, अब आप देखें फेयर मार्केट वैल्यू उस घर की जो है वो 50 लाख रुपये है। अब उस ट्रांजेक्शन में स्पेसिफाइड नहीं है कि उसने कितनी वैल्यू में क्या क्या बेचा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस ज़मन में इसको, किस प्रॉपर्टी के ज़मन में इसको कितनी कंसिडरेशन रिसीव हुई। तो हम देखें कि फेयर मार्केट वैल्यू घर की जो है वो 50 लाख रुपए है, गाड़ी की जो है वो 30 लाख रुपए है, और प्लाट की जो या दोनों के 25-25 कर लें। तो अब इस सिचुएशन में फिर जो कि फेयर मार्केट वैल्यू उनकी यही है, तो फिर हम यही कंसीडर करेंगे कि जो मकान के बदले में से कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो 50 लाख रुपए है, गाड़ी के बदले में 25 लाख रुपए और 25 लाख की प्लाट के बदले में हुई है। आई होप ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। सब सेक्शन 6 कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस सेक्शन द बोर्ड में प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कंसिडरेशन रिसीव फॉर एनी एसेट। मतलब वो कह रहे हैं कि हर एसेट के बारे में जो कंसिडरेशन रिसीव की है किसी पार्टी ने, उसके मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एफपीआर बना सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 78 पर, कहते हैं नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। अब इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन को के कॉन्सेप्ट को समझें और आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन जो इसके कंट्राडिक्टरी टर्म है उसके साथ इसके डिफरेंस को रिलेट करें। सो नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए और समझने के लिए जो बेहतरीन एक ट्रिक है वो ये है कि आप देखें कि आर्म लेंथ मतलब इक्वल फुटिंग, यानी दोनों पार्टीज आपस में इक्वल स्टैंडिंग पे रिलाई कर रही हो अगर दोनों पार्टीज के साथ, तो वो आर्म लेंथ रिलेशन है। यानी दोनों पार्टीज अपनी ट्रांजैक्शन में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हो, किसी का डिसीजन अगर दूसरी पार्टी के ट्रांजैक्शन पर इन्फ्लुएंस ना करे, मतलब किसी का जो एक्शन है वो एक ट्रांजैक्शन में दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस ना करे, तो वो होती है नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। यानी नहीं सॉरी, नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें दोनों पार्टीज इक्वल फुटिंग पे नहीं होती, बल्कि इस ट्रांजैक्शन में एक पार्टी का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड दूसरी पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, तभी हम इसे नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसको याद रखने के लिए बेहतरीन एग्जांपल ये कि आप देखें कि आर्म लेंथ मतलब इक्वल फुटिंग, लेकिन अगर वही नॉन आर्म लेंथ है यानी दोनों पार्टीज आपस में इक्वल फुटिंग, इक्वल स्टैंडिंग पर रिलाई नहीं कर रही, जैसे कि रिलेटिव बेस्ड रिलेशनशिप होता है कि जिसमें अगर दो रिश्तेदारों के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो रिश्तेदारी का रख रखाव रखेंगे उस ट्रांजैक्शन में। वही जो उन्होंने उस मार्केट में अपने एसेट की वैल्यू उससे कुछ ज़्यादा लेनी है, अगर वो कहेगा कि भाई देखो मैं आपका रिश्तेदार हूँ, तो वो आपसे कम वैल्यू लेगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि हम जो वकील हैं, हमारे पास भी जब भी कोई क्लाइंट आता है कि अगर तो वो आउटसाइडर हो तो उससे हम अपने मन की, उससे हम अपने दिल की फ़ीस ले सकते हैं, लेकिन अगर वही हमारे रिलेटिव या जानने वाले आ जाएं तो वो हमें फ़ीस पे नहीं करते या फिर बहुत कम फ़ीस पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस आ जाता है हमारी इस ट्रांजैक्शन के दौरान। इसी तरह जो नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होती है, इसके अंदर भी दो आपस में रिलेटिव पार्टीज़ के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन ऐसी पार्टीज़ के दरमियान होती है जो कि इक्वल फुटिंग पर नहीं होती, इक्वल स्टैंडिंग पर नहीं होती, और एक पार्टी का एटीट्यूड दूसरी पार्टी के डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है।
जबकि आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जहाँ पर दो पार्टीज़ आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, इक्वल स्टैंडिंग में होती हैं, आपस में रिलेटिव नहीं होती, और एक पार्टी का डिसीजन और एक पार्टी का एटीट्यूड और बिहेवियर दूसरी पार्टी के डिसीजन को ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करता। सो कह रहे हैं कि अगर अब सेक्शन 75 ये कह रहा है कि अगर नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन हो, यानी आपस में ऐसी पार्टीज़ के दरमियान एसेट की डिस्पोजेस और डिस्पोज ऑफ एक्वायरिंग हुई हो जो कि आपस में रिलेटिव हैं, या उनका आपस में ऐसा रिलेशनशिप है कि एक पार्टी का एटीट्यूड दूसरी पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस संबंध में जो एसेट एक्वायर हुआ है ऐसी ट्रांजैक्शन के वैल्यू में, उस एक्वायर्ड एसेट की हम क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे कानून की सेंस में, और इसी तरह जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उस डिस्पोज एसेट की हम क्या वैल्यू यानी क्या कंसीडरेशन कंसीडर करेंगे कानून की ज़ुबान। तो कह रहे हैं कि अगर एक एसेट डिस्पोज होता है नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन में, आई होप नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कह रहे हैं अगर एक एसेट डिस्पोज ऑफ होता है नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के अंदर, तो जो पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड कंसिडरेशन इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमाइंड एट द टाइम द एसेट इज डिस्पोज ऑफ। सो कह रहे हैं जो अब इस पर्सन ने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है ना, उसके बारे में यही कंसीडर किया जाता है कि जो उस एसेट की एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू है उसने उतना ही कंसिडरेशन रिसीव किया है। बिलाशुबा हो सकता है उसने एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू से कम मालियत में वो एसेट डिस्पोज ऑफ किया हो, लेकिन कानून कहता है कि हम यही मानकर चलेंगे कि जो एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की चल रही है आपने उतनी मालियत में ही वो एसेट डिस्पोज ऑफ किया है। मतलब आपको बेशक आपने अपना एसेट 50 लाख का 35 लाख में किसी को बेच दिया है, तो अब उन्होंने जब एफपीआर ने आप पर टैक्स लगाने आना है, उसने 50 लाख की वालियत पर ही टैक्स लगाने आना है, उसने आपको छूट नहीं देनी, क्योंकि हो सकता है आप ये जानबूझ कर कर रहे हो कि जितनी कम मालियत उतना कम मेरी टैक्स लायबिलिटी बने हो। कहे भाई आपने बेचना था आपकी मर्ज़ी, हम तो आप पर इसी सेंस में टैक्स लगाएंगे कि जितनी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी हम वही कंसीडर करेंगे कि आपको कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई है, उसी को हम आपका गेन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर उसी हिसाब से आप पर टैक्स लगाएंगे, आपको हमने कोई फ़ायदा नहीं देना। फिर नेक्स्ट है द पर्सन एक्वायरिंग द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो पर्सन एसेट एक्वायर कर रहा है उस टाइम जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है उस जो उसने एक्वायर किया है वही उसके एक्वायर करने के टाइम उसके मतलब भी यही समझा जाएगा कि इसने इतनी मालियत में वो एसेट एक्वायर किया है। ये नहीं कंसीडर किया जाएगा कि भाई इसने काम में किया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी पर्सन को 50 लाख का एसेट 35 लाख में मिल गया है, तो ये नहीं कंसीडर किया जाएगा कि उसने 35 लाख में एक्वायर किया है, हम यही कंसीडर करेंगे उसने 50 लाख में एक्वायर किया है, उसकी 50 लाख ही अमाउंट कंसीडर होगी वहाँ पर उसके खाते में। सो अगर हम इसको एग्जांपल समझें कि दो भाई हैं, एक भाई ने अपना जो है वो घर 50 लाख का था, उसने 40 लाख में अपने भाई को बेच दिया। अब लो ये नहीं कहेगा कि उसने भी 40 लाख में ख़रीदा है उसके दूसरे भाई ने, और जिसने मिस्टर बी ने उसका भाई है जिसने उसने 40 लाख में ख़रीदा है और मिस्टर ए ने 40 लाख में बेचा है। लो ये कहेगा कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख थी, आपने भी 50 लाख में बेचा है मिस्टर ए, इसका मतलब आपका जो है वो 50 लाख के ऊपर ही हम लोग आपका आपने वो बेचा है, तो उसको भी 50 लाख के हवाले से अकाउंटेबल किया जाएगा टैक्स पर्पसेस के लिए, और उसने 50 लाख रुपए में ही ख़रीदा है, तो उसको भी हिसाब देना पड़ेगा कि इसने 50 लाख रुपए कहाँ से आए। मतलब दोनों पार्टी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही अकाउंटेबल होंगी, ना कि जितने पे उन्होंने ये ट्रांजैक्शन की। अब नेक्स्ट है सेक्शन 79, और हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सेक्शन है और इस चैप्टर 4 का भी लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 79 कहता है नो रिकॉग्नाइजेशन रूल्स, सबसेक्शन 1 फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सबसेक्शन 2 नो रूल्स। वो कह रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के पर्पस के लिए, टैक्स पर्पस के लिए, सबसेक्शन 2 के पर्पस के लिए अगर ये आपका एसेट जो है वो एक्वायर होता है, डिस्पोज ऑफ होता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो उस सिचुएशन में हम ये लॉ में कंसीडर करेंगे कि आपको कोई गेन और कोई लॉस नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कि अगर तो दो स्पाउसेस यानी दो मियाँ बीवी के दरमियान कोई सेपरेशन एग्रीमेंट हो जाता है और उसके तहत कोई एसेट आगे पीछे जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कानून की सेंस में उसको हम कोई गेन कोई लॉस कंसीडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर दो पार्टीज़ हैं, उनके आपस में जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है वो सेपरेशन हो जाती है, और जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को सेपरेशन के टाइम जो उसके नाम घर था वो अपनी बीवी के नाम पर कर देता है कि बेशक हमारी सेपरेशन हो गई है,
ये जो है मेरी एक्स वाइफ अब इस घर में रहेंगी ताहयात। तो अब जो एसिड हस्बैंड से उसकी एक्स वाइफ के पास गया है, वो बेसिकली हस्बैंड की रिटर्न में कोई लॉस नहीं वो कंसीडर होगा, और वाइफ की रिटर्न में वो कोई गेन नहीं कंसीडर होगा। मतलब ना, ये अगर एसेट इस तरह एक्वायर और डिस्पोज ऑफ होगा तो वो कानून के सेंस में ना ही लॉस है ना ही गेन है। इसी तरह अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र होता है किसी पर्सन की डेथ के बाद एग्जीक्यूटर को, यानी वकील को या उसके बेनिफिशरी वगैरह को, तो वो भी कानून की सेंस में एसेट इस तरह के थ्रू, इस वे के थ्रू एसेट का ट्रांसफ़र होना कोई गेन कोई लॉस कंसीडर नहीं होता। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो एग्जांपल इसकी ये है कि अगर एक है मिस्टर अली, उनकी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एसेट अपने, उसके 2 बच्चे हैं उनके नाम पे उनको बेनिफिशरी बना दिया, और उस जब तक उन्होंने कहा कि ये बड़े नहीं हो जाते, तो उसने अपने एक दोस्त वकील को जो है वो एग्जीक्यूटर लगा दिया कि ये, और गार्डियन भी बना दिया कि आपके ज़िम्मे, क्योंकि उन बच्चों की मालदा की पहले ही डेथ हो चुकी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि जो उसकी एसेट गया है उसकी डेथ के बाद उसके एग्जीक्यूटर को, और एग्जीक्यूटर के बाद उनकी जब वो माइनर से मेजर हो जाएंगे, बेनिफिशरी के पास जाना है, तो वो अब उस एग्जीक्यूटर के लिए और बेनिफिशरी के लिए वो एसेट जो उनके पास आया है वो गेन नहीं है, और जो डेथ हो गई जिस पार्टी की उसके लिए वो लॉस नहीं है। फिर इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट जो है वो रिलेटिव्स की तरफ से सेक्शन 85 के सबसेक्शन 5 के तहत गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर मतलब आप किसी को कोई एसेट गिफ्ट कर देते हो, तो वो भी आपके लिए वो कोई लॉस नहीं है, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो उसके लिए वो गेन नहीं है। मतलब ना आप अकाउंटेबल हो और ना वो अकाउंटेबल है, क्योंकि इस तरह की ट्रांजैक्शन के थ्रू मतलब वो तो अकाउंटेबल नहीं है कि आपने किस तरह एसेट बनाया, जवाब दें आपके पास इसके पैसे कहाँ से आए, क्योंकि वो गेन ही नहीं है कानून की सेंस में। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर कोई बाय रीज़न ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट अंडर एनी लॉ वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द डिस्पोजल रीइन्वेस्टेड बाय द रेसिपिएंट एन एसेट ऑफ द लाइक काइंड विद 1 ईयर ऑफ द डिस्पोजल। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू हासिल हुआ और उसके मतलब बदले में आपको कोई कंपनसेशन मिली, कंसिडरेशन मिली, और वो आपने आगे इसी जो रेसिपिएंट था एसेट का, जिसका एसेट एक्वायर हुआ था, उसने आगे वही कंसिडरेशन लगा दी इसी तरह उसी टैक्स ईयर में जिसमें वो उससे एक्वायर किया गया था, इसी तरह की किसी प्रॉपर्टी में, तो वो भी कानून की सेंस में ना लॉस है ना गेन कंसीडर होता है। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें पता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के तहत गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहे तो वो कर सकती है, और उसके बदले में आपको कंपनसेशन पे कर दे। होता क्या है कि गवर्नमेंट ने मिस्टर अली की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। उनसे प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद उन्होंने उसकी क्या किया, उसे जो है 20 लाख रुपए कंपनसेशन में दे दिए। उसने उसी जगह से जहाँ से उसका प्लॉट एक्वायर किया गया था, उसने वही जगह पे एक और प्लॉट खरीद लिया उसी इलाके में, उसी टैक्स ईयर में जहाँ पर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी। अब कानून कहता है कि ना ही जो उसका प्लॉट से लिया गया वो लॉस है, और ना ही जो उसने री-इन्वेस्टमेंट की है उसी कंपनसेशन मनी से वो उसके लिए कोई गेन है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है क्लॉज यू कह रहे हैं बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन होता है कंपनी का जो है वो वाइंड अप हो जाना। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक नेचुरल पर्सन की डेथ हो जाती है, इसी तरह जब एक कंपनी की डेथ हो जाती है तो उसे कानून की ज़ुबान में लिक्विडेशन कहते हैं, मतलब जब वो वाइंड अप हो गई, ख़त्म हो गई। सो वो कह रहे हैं कि जब एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उसने जो अपने शेयर होल्डर के अंदर जो कुछ अपने एसेट जो है वो लिक्विडेट कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए शेयर, तो वो भी जो है ना कंपनी के लिए लॉस कंसीडर होंगे और ना ही उनके शेयर होल्डर के लिए गेन कंसीडर होंगे इन लॉ सेंस। इसी तरह बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू इट्स मेंबर ऑन डेसोलेशन ऑफ द एसोसिएशन वेयर द एसेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर एंड क्रेडिट्स विद द। इसी तरह वो कह रहे हैं कि एसोसिएशन यानी फर्म में पार्टनरशिप में कैपिटल की के अंदर हर पार्टनर का अपना अपना परसेंटेज रेशियो है, इतना कि वो इतने इतने फलां इतने इतने परसेंट का पार्टनर है। अब वो जब एओपी जो है वो रिजॉल्व हो रही है, तो उसने अपनी डेसोलेशन के टाइम इनकी पार्टनरशिप की परसेंटेज की रेशियो की बेस पे इनके दरमियान जो एसेट हैं एओपी के वो डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो ना वो एओपी के लिए कानून की सेंस में लॉस कंसीडर होगा और ना ही इनके लिए, इनके पार्टनर के लिए
लिए जो है वो ये गेन कंसीडर होगा। मतलब ये काउंटेबल नहीं है इनके पार्टनर के इनके पास ये साथ बनाने के लिए कहाँ से पैसे आए, क्योंकि वो गेन है ही नहीं एज पर सेक्शन 79 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई वेयर द पर्सन एक्वायरिंग द एसेट इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन एट टाइम एक्विजिशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सेक्शन क्लाउज डी, ई और एफ ऑफ सबसेक्शन 1 के तहत जब ये एसेट एक्वायर करने वाला कोई और रेजिडेंट पार्टी नहीं, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो अब ये सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। मतलब अब इस सिचुएशन में जहाँ जिस बंदे से उसे वो एसेट जा रहा है उसके लिए वो लॉस कंसीडर होगा, और नॉन रेजिडेंट बंदे को वो जो एसेट आ रहा है उसके लिए गेन कंसीडर होगा। अब क्लाउज डी, ई और एफ में क्या था, यहाँ पर ये था कि अगर एक गवर्नमेंट ने आपसे कोई एसेट एक्वायर किया और वो एक नॉन रेजिडेंट बंदा था और उसने ही आगे उसी पैसों से दोबारा कुछ उसी जगह पे जहाँ से उससे एसेट एक्वायर किया था उसने कुछ ले लिया, तो अब उसके लिए वो चीज़ गेन है और उसके लिए वो लॉस भी थी। और इसी तरह अगर ये जो एओपी और कंपनी के अंदर जो लिक्विडेशन पे और डिस्पोजिशन के टाइम कोई एसेट वगैरह मिल रहे हैं, मिलने वाले एओपी का पार्टनर जो ऐसा पर्सन है जो कि नो रेजिडेंट है, इसी तरह कंपनी का ऐसा शेयर होल्डर ऐसा पार्टी है जो कि नो रेजिडेंट है, उसको मिल रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें गेन होंगी और कंपनी एओपी के लिए ये चीज़ लॉस होगी। सो सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर क्लाउज ए बी सी डी और एफ सेक्शन अप्लाई द पर्सन एक्वायरिंग द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज। कह रहे हैं कि जब ये सबसेक्शन के क्लाउज अप्लाई होंगे, जो पर्सन जो एसेट एक्वायर कर रहा है वो कंसीडर किया जाएगा। मतलब जिस टाइम जिस पर्सन ने जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया ना, जो डिस्पोजिंग पार्टी का जो करेक्टर है उसी जो पार्टी उस एसेट को एक्वायर कर रही है उसका भी वही करेक्टर कंसीडर किया जाएगा। मतलब डिस्पोजिंग पार्टी जो कि ऑनर थी वो भी ऑनर ही कंसीडर की जाएगी जो एसेट एक्वायर करेगा। इसी तरह एक्वायरिंग द एसेट फॉर कॉस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट एट टाइम ऑफ द डिस्पोजर। मतलब जिस टाइम उसने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया और डिस्पोज ऑफ करने के टाइम जो उस एसेट की जो टोटल मालियत है, वैल्यू है, वही उस एसेट एक्वायर करने वाली पार्टी की वैल्यू की एक्वायर करने के टाइम उसकी मतलब एसेट डिस्पोज हुआ है 50 लाख में, तो एक्वायर जिस पार्टी ने एक्वायर किया है उसकी उस टाइम उस एक्वायर्ड एसेट की वैल्यू भी 50 लाख ही कंसीडर होगी। इसी तरह सबसेक्शन 4 कह रहे द पर्सन कॉस्ट ऑफ अ रिप्लेसमेंट एसेट रेफर्ड इन क्लाउज डी ऑफ सबसेक्शन 1। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रिप्लेसमेंट एसेट दिया जाता है ना, क्लाउज डी सब सेक्शन में रेफर किया गया है, उसकी कॉस्ट जो है वो बेसिकली किन चीज़ों का मिक्सचर होगी, किन चीज़ों का सम होगी। यानी रिप्लेसमेंट एसेट की कॉस्ट अगर आपने डिसाइड करनी है तो वो किस तरह डिटरमाइन करोगे। तो देयर शैल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज ऑफ प्लस द अमाउंट बाय विच एनी कंसिडरेशन गिवन बाय द पर्सन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एक्सीड द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन फॉर द एसेट डिस्पोज ऑफ। यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एसेट की कॉस्ट बेसिकली सम होगी इन फॉलोइंग थिंग्स का। नंबर 1 तो ये कि जो एसेट आप जो अमाउंट आपको एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हुए मिली है वो कंसिडरेशन, प्लस ये कि जो इन इस कंसिडरेशन जो आपने एसेट रिप्लेस में दे रहे हो और जो कंसिडरेशन आपको मिल रही है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो। यानी मिसाल के तौर पर आपको एक एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया है, उसके बदले आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब उसके बदले में आपको एक रिप्लेसमेंट एसेट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको ये नहीं दे सकते, हम आपको ये एसेट दे देंगे क्योंकि ये एसेट जो है वो फ़र्ज़ कर लें डैमेज हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको रिप्लेस करके एक एसेट दे रहे हैं। उस रिप्लेस एसेट की वैल्यू जो है वो 1 लाख जो है वो 20 लाख है या 15 लाख है या 12 लाख है फ़र्ज़ कर लें। तो अब इस सिचुएशन में एक्चुअल जो एसेट था उसकी वैल्यू तो कंसिडरेशन जो है वो 10 लाख थी, और जो रिप्लेस एसेट आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू जो है 12 लाख है। यानी 10 लाख कंसिडरेशन प्लस जो डिफरेंस है उस कंसिडरेशन वाले एसेट की प्लस रिप्लेस एसेट के दरमियान वो है 2 लाख का। तो टोटल जो अब कॉस्ट है एसेट की रिप्लेस एसेट की वो जो है वो 12 लाख ही होगी। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है ये हमारा, इसी के साथ जो है वो चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।